राज्य की उन्नति में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात आती है कि एजुकेशन, कि हम पढ़ते क्यों हैं। मैं भी एक छात्र हूं। भले सर ने हमारा परिचय दिया, 2 साल से हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं एक छात्र हूं। मैं भी एक पीएचडी का छात्र हूं। जैसे आप अभी 9-10 में होंगे, 9-10 में ना, 8-9-10 में, उसके बाद आप इंटर 12 में जाएंगे, फिर आप बैचलर डिग्री करेंगे, फिर मास्टर डिग्री करेंगे, फिर डॉक्टर डिग्री। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। भारत में जो एजुकेशन की डिग्रियां होती है वो 3 प्रकार की होती है: बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री। मैं भी डॉक्टर डिग्री का भी छात्र हूं। तो मैं जब हम लोग अपनी क्लास ले रहे थे, हमारे प्रोफेसर, तो उन्होंने एक लाइन लिखा था ब्लैक बोर्ड में, मैन इज एन एनिमल। उन्होंने ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा था? मैन इज एन एनिमल। उसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ कि मनुष्य क्या है? एक जानवर है। तो पूरे क्लास ने कहा कि सर ये तो आप गलत लिखे हैं। बोला नहीं, बहुत विवाद हुआ और फाइनली उन्होंने क्या ऐड किया पता है? सिर्फ एक ही वर्ड उन्होंने ऐड किया, मैन इज ए रेशनल एनिमल। रेशनल का मतलब होता है जिसमें समझ होता है, जिसमें विवेक होता है। यानी आपको इस बात को स्वीकारना होगा कि आज से 1000 साल पहले जाए, लाख साल पहले जाए, या मानव जाति के करोड़ों साल के इतिहास को उठा के लाए, कहीं ना कहीं हमारी उत्पत्ति भी एक पशुओं के समान हुई है। तो हम लोग भी एनिमल है, लेकिन फर्क क्या है? रेशनल एनिमल। रेशनल यानी सौ विवेक, समझ। तो ये कब आता है? जब हम में शिक्षा होती है, जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तब हम रेशनल यानी एक विवेकी इंसान बनते हैं, यानी पशु से समझदार, रेशनल एनिमल, अगर हमारी भाषा में और आपकी भाषा में कहा जाए। इसलिए शिक्षा का हर मनुष्य के जीवन में महत्व होता है। आप अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, तो मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। मैं आपके बीच खड़ा हूं, एक झारखंड से चलकर आया एक साधारण सा लड़का, एक गरीब फैमिली का लड़का। मैं आपको बता दूं, मेरा जो परिवार है, क्योंकि जब झारखंड मूवमेंट, जिस प्रकार इंडिया का मूवमेंट हुआ था, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमारा झारखंड भी लड़ के लिया गया है। तो झारखंड के फ्रीडम फाइटर हैं, मूवमेंट के हीरो हैं। तो मेरे पिताजी भी उस मूवमेंट में रहे हैं। तो मेरी माँ को 3000 रुपए, 3000 ओनली पेंशन मिलता है। यानी हमारे परिवार में कोई अगर हाईएस्ट कहीं से पैसा आता है, तो मेरी माँ को झारखंड सरकार की ओर से मात्र 3000 रुपए आता है। यानी मैं भी एक साधारण परिवार, आप सोच नहीं सकते हैं मैं उतने साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन आपके बीच प्रमुख पहना के रूप में हो। ये पावर ऑफ एजुकेशन। यहाँ जितने भी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे झारखंड में प्रणाम होता है, गोड़ लागू होता है, मैं सबको गोड़ लगता हूँ। लेकिन सब आयु की अगर बात करें तो मैं सबसे छोटा हूँ कि नहीं? जितने लोग आज चेयर में बैठे हैं, सब सम्मानित लोग हैं। अपने जीवन के इन्होंने 50, 60, 70 बसंत देखा है। इन्होंने अपने जीवन के एक लंबा समय सफर तय किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर प्रमुख पहुना यानी अंग्रेजी में चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बना हूं, तो इसलिए कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, पहनता अच्छा नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आपके बीच में आज खड़ा हूं। इसलिए मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा कि अगर दुनिया को बदलना है, समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो आपको पढ़ना होगा और बेहतर इंसान अपने आप को समाज में बनाना होगा। और जिस उम्र में आप हैं, मोटा मोटी 13 साल 14 साल, ये दिख रहा है, 12 साल 13 साल 14 साल, तो हमारे एक एजुकेशन की लाइन में कभी टीचर कहते हैं कि जो टीनेजर का उम्र होता है ना, वो सबसे बेहतरीन उम्र होता है। उस उम्र में आप अपने आप को बना सकते हैं या तो अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। टीनेजर समझते हैं ना? 13 to 19, अंग्रेजी में अगर आप 1-2 से गिनेंगे उम्र को इंसान की, तो टीनेजर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 7, ये 13 से लेके जो 19 की उम्र होती है उसे हम टीनेजर कहते हैं। यानी इस उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें एक विशेष प्रतिभा होती है। आप उसी उम्र में हो, आप चाहो तो अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हो और ना चाहो तो बहुत बेकार भी कर सकते हो। इसलिए आपको तय करना है कि आप अपने लिए क्या चाहते हो। क्योंकि आप जिस उम्र में हैं, मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है। फ्रांस है ना? हाँ, फ्रांस के सेनापति कहे जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। बचपन की उन्हें एक घटना घटी थी। उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष आप समझते हैं, जैसे कोई पंडित होता है, सभी धर्मों में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो हाथ की रेखाओं को देखता है, जो भविष्यवाणी करता है इंसान की हाथों को देखने के बाद। तो नेपोलियन बोनापार्ट की माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई थी, और ज्योतिष ने जब उनके हाथ को देखा तो कहा कि आपका जो पुत्र है, जब ये बड़ा होगा तो इसका जीवन बहुत दुख में कटेगा।
तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत कम उम्र में, आपकी उम्र में थे, टीनेजर में थे। बोला कि आप ज्योतिष महोदय, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो मेरा तो जीवन है वो बहुत दुख में कटेगा? बोला तुम्हारे हाथ की जो लकीरें है ना, वो लकीरें ऐसा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। उस पंडित ने, उस ज्योतिष ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथ की जो लकीरें हैं वो लकीरें कह रही कि तुम्हारा जीवन खराब होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। नेपोलियन बोनापार्ट ने जरा भी समय नहीं गंवाया, क्योंकि उनका बचपन से ख्वाहिश था कि मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनूं। बचपन से अपनी वो कमर में एक छोटा सा चाकू छुरी, आप क्या बोलते हैं, समझ रहे, चाकू छुरी लेकर चलते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस छुरी को, चाकू को निकाला, उस ज्योतिष के सामने अपने इन हाथों पे रखा जहां लकीरें हैं, और एक ऊपर से, दूसरा राउंड नीचे से। अपने हाथ को ही, हाथ की लकीरों को ही दो भागों में बांट दिया, इस हमारी भाषा में लहूलुहान कर दिया, चीर दिया। क्या कहा कि ज्योतिष महोदय, अब मेरी हाथ को देखिए, अब मेरे भविष्य का बताइए कि मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, क्योंकि आपने कहा था कि तुम्हारी हाथों की लकीरें ऐसा कह रही है, मेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है। यानी आप जिस उम्र के पड़ाव में हो, विधि के विधान को टाल सकते हो, काल के कपाल में लिखे को मिटा सकते हो। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसलिए जो भी कुछ करना है अपने मेहनत के दम पे करना है, किस्मत के भरोसे मत रहो। जिनकी हाथें नहीं है उनका भी किस्मत होता है कि नहीं? जिनकी हाथें नहीं है, दोनों हाथें नहीं है, क्या उनका किस्मत है कि नहीं है? या तो अच्छा या खराब है ना? यानी जिनकी हाथ भी नहीं है उनकी भी किस्मत होती है। इसलिए अपनी तकदीर का फैसला किस्मत के भरोसे और हाथों की लकीरों में मत ढूंढो, अपनी तकदीर का फैसला अपनी मेहनत में ढूंढने का काम करो। ये मैं तुम सभी को संदेश देना चाहूंगा। आप उस उम्र के पड़ाव में, और वास्तव में शिक्षा एक ऐसा सार है, शिक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तव में संसार को बदल सकता है। आप महात्मा बुद्ध का नाम सुने आप लोग? लाइटोपेसिया बुद्ध, लाइटोपेसिया एक सवाल भी आता है हमारे झारखंड में, जीएस में पूछा भी जाता है। आप सिकंदर का नाम सुने? जो जीता वही सिकंदर, ये भी सुने होंगे। सिकंदर यूनान के थे, जिसे आज हम ग्रीक कहते हैं, और बुद्ध भारत का हिस्सा, लेकिन आज वो नेपाल लुम्बिनी में चला गया है। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व, यानी लगभग 200 साल का डिफरेंस था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों मान के चलेंगे कि एक लगभग समांतर कालखंड के थे। सिकंदर के हाथ में तलवार थी और बुद्ध के हाथ में विचार था। बुद्ध के पास क्या था? विचार था। आज बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं कि नहीं? क्योंकि उनके पास क्या था? विचार था। विचार आया कहां से? ज्ञान से आया। और सिकंदर के हाथ में क्या था? तलवार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुद्ध 80 साल की उम्र में दुनिया को त्यागे थे, सिकंदर मात्र 33 साल की आयु में। क्योंकि आपके हाथों में अगर हम हथियार थमा दें, आप कितने लोगों की हत्या कर पाओगे? आप कितना बलशाली हो? 2 को मारोगे, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, आठवें को, 9वां का नंबर आते आते या तो आपकी भुजाओं का बल जवाब दे देगा या तो फिर आपकी तलवार जवाब दे देगी। यस या नो? कितने लोगों के मारोगे? यदि आपके हाथों में, मैं कहूं नहीं सबसे बलशाली कौन है? तुम हो। चलो तुम्हें खड़ा करके तुम्हारी हाथों में मैं तलवार थमा दूं, 9-10 या तो भुजाओं का बल जवाब दे देगा या तो तुम्हारी तलवार जवाब दे देगी। लेकिन तुम्हारे हाथों में अगर विचार, तुम्हारे कंठ में अगर विचार दे दिया जाए, तुम्हें अगर शिक्षा की शक्ति दे दिया जाए, तुम्हें ज्ञान दे दिया जाए, तो ना तुम कभी रुकोगे ना कभी थकोगे, बुद्ध की तरह एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहलाओगे। तो ये शिक्षा की ताकत होती है। जिस अवस्था में है प्रयास करें कुछ बेहतर करने की। हमारे एक प्रोफेसर कहते थे कि मेरी उम्र 40 हो रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर मैं 4 घंटा रोज फुटबॉल खेलूंगा तो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा। क्योंकि उनको विश्वास था कि हम जिस काम में 4 घंटा लगाते हैं, कम से कम उसका रिजल्ट होना चाहिए। मान के चलिए अगर तुमको पढ़ने में मन नहीं करता, सपोज दैट तुमको पढ़ने में मन नहीं करता है, तुम्हारा मन करता है कि दौड़े, तो 4 घंटा कंटिन्यू दौड़ो, पुणे से लेकर सतारा तक। और जब दौड़ो तो कम से कम यूसेन बोल्ट बन के निकलो। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, तुम जिस काम में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा देते हो, उस फील्ड का तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। दौड़ो ना। अरे पढ़ने में दिल नहीं करते, दौड़ो। सबसे ज्यादा रनिंग में गोल्ड मेडल किसके? ओलंपिक में यूसेन बोल्ट का। तो पढ़ा लिखा होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नंबर 1 धावक है। तो दौड़ तो सकते हो। चलो पढ़ने में मन नहीं करता है, गाने में मन नहीं करता है, नाचने में मन नहीं करता है, या और कोई काम में मन नहीं करता है, दौड़ तो सकते हो। उछल कूद तो कर सकते हो। उछल कूद में भी ओलंपिक्स में गोल्ड होता है कि नहीं? यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, किसी एक काम को ऐसा चुनो जिसमें तुम अपने आप को नंबर 1 बना सको। क्योंकि दुनिया नंबर 2 को नहीं पूछती है प्यारे बच्चों, दुनिया नंबर 2 को नहीं पूछती है।
क्या आप हमें बताएंगे कि हिमालय की ऊंची चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी। चलिए ठीक है, तेनसिंग एडमंड हिलेरी साथ में गए थे। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गगरिन, बराबर है। चंद्रमा में सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बराबर है। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बराबर है। भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बराबर है। चलिए अब मैं सवाल को फिर से पूछता हूं, भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति, जवाब दीजिए। भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए। चांद में दूसरे नंबर पर कौन गया था? जवाब दीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी पर दूसरे नंबर पर कौन गया था? साइलेंट। अंतरिक्ष में दूसरे नंबर पर कौन गया था? सब साइलेंट, हम भी साइलेंट। क्यों? दुनिया नंबर 1 को पूछती है, 2 का कोई रोल नहीं है। आप उदाहरण है सामने, मैंने 5 सवाल आपसे पूछा, इस मंच में बैठे, आगे बैठे या पीछे बैठे, सबने 5 को उत्तर दिया कि नहीं? क्योंकि मैंने नंबर 1 का चर्चा किया था। इसी मंच में मैंने आपसे 5 सवाल पूछा और 5 टफ सवाल था। ये जीएस, ये हमारे झारखंड में वीडियो की जो नौकरी लगती है उसमें पूछा जाता है, जो इंस्पेक्टर बनते हैं उस परीक्षा में पूछा जाता है, जो टीचर बनते हैं उस परीक्षा में पूछा जाता है। यानी आपने 5 कठिन सवाल का उत्तर दिया, लेकिन कौन थे वे? नंबर 1 थे, इसलिए दिया। नंबर 2 कौन थे? मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। दैट मीन्स एक काम में, एक ऐसा काम चुनो जिसमें तुम 4 घंटा देते हो, जिसमें तुम 6 घंटा देते हो, उसका तुम्हें नंबर 1 बनना होगा। यदि तुम 4 घंटा फिजिक्स में देते हो, इस इलाके का नंबर 1 फिजिक्स एक्सपर्ट तुम होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री में देते हो, इस इलाके का नंबर 1 केमिस्ट्री का एक्सपर्ट तुम होना चाहिए। अंग्रेजी में देते हो, इस इलाके का नंबर 1 अंग्रेजी एक्सपर्ट तुम्हें होना चाहिए। अगर डांस भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं, डांस करना बुरा है क्या? लेकिन नंबर 1 डांसर इस इलाके का तुम होना चाहिए। इसलिए ये टाइम बार बार नहीं आता है, यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा समय है। ये समय अगर चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। आज भैया ने कहा महेंद्र सिंह धोनी से मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोग भी प्रयास करेंगे, मिला देंगे, लेकिन क्या आज धोनी बैटिंग कर पाएंगे? आपके खैर आप धोनी के फैन, हम में सचिन कहां हूं? देखिए मैं हाथ में लिखा हूं द लीजेंड ऑफ क्रिकेट सचिन गॉड, महाराष्ट्र के। आप यही कहना सचिन? मैं भी क्रिकेट का फैन हूं, सचिन तेंदुलकर, देखिए मैंने हाथ में लिखा है। लेकिन आर्मी की दौड़ में जा रहा था, फिर मुझे जलाना पड़ा, क्योंकि आर्मी में एक बोतल अलाउड नहीं होता, तो इसी के कारण हमको बाहर में निकला है, गेट लॉस्ट। तो क्या आज सचिन तेंदुलकर बल्ला थाम पाएंगे? अभी 2023 का वर्ल्ड कप है, सचिन तेंदुलकर यानी भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला, क्या स्कोर कर पाएगा? गारंटी है? नहीं। क्यों? सचिन का समय नहीं है, ये सचिन का समय नहीं है, ये समय आपका है, ये सचिन का समय नहीं है। सचिन में कोई दोष नहीं है, ना उनके बल्ले में दोष है, वही ग्राउंड, वही मैदान, वही बल्ला, वही सचिन। टाइम उनका नहीं है, सिर्फ टाइम उनका नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, ये टाइम तुम्हारा है, इस टाइम को तुम्हें यूज करना है, इस टाइम में तुम्हें बनाना है अपने आप को, और ये डिपेंड भी तुम पे करता है कि तुम कैसे इस टाइम का यूज करते हो, कैसे अपने आप को बनाते हो। तो बना लोगे ना? बनाओगे ना? 4 घंटा में आते हो पढ़ने, जहां 4 घंटा 5 घंटा गंवाते हो वहां कुछ हासिल भी करना होगा। इसलिए आज आप पढ़ने आते हो, यहाँ मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा 7 घंटा तक पढ़ते हो, यहां से रिजल्ट होना चाहिए, यहां से तुम्हें एक्सपर्ट बनकर निकलना होगा। और मैं विशेष कहूंगा कि जैसी भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मैं शायद हो सके अगर आप लोग भी होंगे, तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बीच हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत जूझना पड़ता है, हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तब हमारा मन विचलित होने लगता है, तब हमें बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी ऐसी वैसी घटनाएं हमारे मन में चलती है। तो मैं आपको कहूंगा, जैसी भी परिस्थितियां हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करो। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करोगे, आत्मसंतुष्ट नहीं करोगे, बुद्ध ने भी वही कहा था कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को शांत करो, अपने आप को जीतो। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को जीतिए। अभी अगर बात कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत खुश होंगे, नहीं खुश है, उनको भी लगता है काश हम मेसी के फुटबॉल का ट्रॉफी जीतते हैं। मेसी से पूछेगा सर आप तो बहुत खुश है, वर्ल्ड कप जीत के आए, बोलेगा नहीं यार हम तो काश मोदी होते हैं, मोदी देश का प्रधानमंत्री है। और मोदी से पूछेगा सर आप खुश है कि नहीं, बोलेगा यार हम तो यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूब का प्रचार भी कर रहे थे, काश हम यूट्यूबर होते हैं, सबसे तो सब्सक्राइबर मेरा होता।
आप बोल रहे पीएम साहब कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका मतलब है कोई भी इंसान अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। वही इंसान आगे बढ़ेगा, वही इंसान हैप्पी रहेगा जो अपने आप से सेटिस्फाइड रहेगा। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ विदाई लूंगा क्योंकि हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। एक मजदूर हुआ करता था। मजदूर आप समझते हैं। खैर हमारे झारखंड के जितने भी भाई आए हैं सब तो यहाँ मजदूरी करने ही आए हैं, प्रवासी हैं, थोड़ा अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र आपका घर है। लेकिन हमारे जितने भी झारखंड के भाई आए हैं, देखिए पीछे बैठे हैं, वो एक मजदूर के रूप में यहाँ कार्य करने आए हैं। आप उन्हें अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिएगा। 2000 किलोमीटर दूर से हम यहाँ आए हैं। 2000 किलोमीटर समझते हैं ना, 3 दिन जाने में लगता है। ट्रेन में जब बैठते हैं तो 3 दिन लगता है हमें झारखंड जाने में। इसलिए आप थोड़ा हमारे जो वहां से प्रवासी लोग आए हैं सभी उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें थोड़ा प्रेम दीजिएगा। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और आपसे हम विनती भी करते हैं। तो एक मजदूर था, उस मजदूर की ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनूं। एक मजदूर था। मजदूर आप समझते हैं, घर बनाने वाला मजदूर, जो निम्न से निम्न सड़कों में काम करने वाला मजदूर, बालू का काम करने वाला मजदूर, ठेला ठेलने वाला मजदूर, है ना। तो उस मजदूर का ख्वाहिश था कि हम दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली आदमी बने। वह अपना जैसे हर कोई ईश्वर अल्लाह खुदा याद करता है, अपने ईश्वर को याद कर। तो एक दिन प्रकट में बोला, बोल क्या चाहिए तुम्हें? बोला मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना है। हमको एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जब चाहें वो बन जाए। बोला ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। यानी तुमको जहां से ग्रोथ करेंगे ना वो दोबारा वहां लेके नहीं जाएंगे, तुमको बाकी जो बनना है बना देंगे। मजदूर बोला यार इसमें कौन सा दिक्कत है, और ऐसे भी दोबारा कौन मजदूर बनना चाहेगा, हम दोबारा मजदूर नहीं बनना चाहेंगे। बोला ठान लिया? बोला हाँ एकदम ठान लिया। कुछ दिन बाद वही प्रधानमंत्री साहब का काफिला गुजरा, लगभग 1000 की संख्या में, उनके पीछे पीछे गाड़ी, मीडिया, पुलिस। बोला यार दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी तो प्रधानमंत्री होता है। वो तुरंत बोला हे ईश्वर हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वो एकदम 1 घंटा में प्रधानमंत्री बन गया और पूरा इतराना समझते हैं ना, अपने आप में गुमान करना, अभिमान करना। अब क्या हुआ, कुछ दिन 1 महीना 1.5 महीना बीता। अचानक प्रधानमंत्री से हम लोग भाषण दे रहे, प्रधानमंत्री को भाषण देना होगा। जब वो भाषण दे रहा था सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी वो पसीना पसीना हो गया, तरबतर हो गया। बोला यार हम तो सोचे थे प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है, पर अब लगता है सूरज सबसे पावरफुल है। फिर बोला हे ईश्वर हमको प्रधानमंत्री बन के नहीं रहना है, हमको सूरज बना दो। फिर बोला सोच लो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। बोला नहीं बनना, हमको सूरज बनना है। अब वो सूरज बन जाता है। फिर वो 1 महीना 1.5 महीना सूरज बन के रहता है। फिर एक दिन 1 महीना 1.5 महीना बाद सूरज के सामने काले बादल। बोला हद तरीका हो गया जी, हम तो सोचे थे कि सबसे पावरफुल सूरज होता है, अब काले बादलों ने घेर लिया। फिर याद किया, जो भी बोलिए ईश्वर अल्लाह खुदा जो बोलिए। फिर प्रकट हुए। बोला अब क्या चाहिए? बोला काला बादल बना दो, ये सूरज सभी पावरफुल है, सूरज को कैप्चर कर लिया, घेर लिया है। बोला दोबारा सूरज नहीं बनाएंगे। बोला सोच लिए। अब बन गया काला बादल। 1 महीना 1.5 महीना उड़ने लगा, इधर उधर मंडराने लगा। अचानक एक दिन उसकी टकराहट एक बड़े पहाड़ से होती है। ये देखिए आपके बड़े पहाड़ देखे हम लोग आते समय, बंबई से जब यहाँ तक है बड़े बड़े पहाड़ देखे तो पहाड़ क्या करते हैं, बादलों को रोक लेते हैं, बादलों का रास्ता रोक लेते हैं। अब फिर याद किया, बोला यार अब हमको बादल, ये काला बादल भी बन के नहीं रहना है। बोला क्या बनना है? पहाड़ बना दो। बोला चल आज के बाद तू पहाड़ बन जा। अब क्या हुआ, फिर 1 महीना बाद उसकी आंखें खुलती है। वो गहरी नींद में सोया था, उसकी आंखें खुलती है एक आवाज से। वो देखता बिना देखे समझे बोलता है क्या ये पहाड़ है, हमको कोई पीट रहा है। बोला प्रकट हो। बोला क्या हुआ? बोला जो हमको पीट रहा है वही बना दो, ये सबसे पावरफुल है, हमको पीट रहा है। बोला आंख खोल के देख कौन पीट रहा है। एक मजदूर हथौड़ी लेके और एक छेनी लेके पहाड़ की पत्थरों को ठाप 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 दे लेता। यानी क्या समझे? आत्मसंतुष्टि। वो क्या था? मजदूर। और फाइनली घूम के कहां आया? मजदूर। यानी पावरफुल तो मजदूर ही था, पहाड़ को हिला के रख दिया। इसलिए आत्मसंतुष्टि। जब तक आप में आत्मसंतुष्टि नहीं है, आप दुनिया को जीतने के बाद भी वो नहीं जग सुना सुना लगेगा, जग सुना सुना लगेगा। इसलिए आत्मसंतुष्टि जिस हालत में हो, माने प्यार से जो परोसा है, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, पूरी हो, सब्जी हो, पिताजी ने जो तुम्हें कमा के दिया है, वो कलम का मूल्य 5 रुपया हो या 50 रुपया हो, तुम जिस स्थिति में हो, तुम जिस परिस्थिति में हो, वहां से तुम बेहतर करने का प्रयास करो। ये हमारी आपको शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं आप करेंगे ना।
बाकी विशेष नहीं, अगर हम कहेंगे तो रात हो जाएगी, हम लोग को भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी फिर से आज बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो सोचे थे कि अपने झारखंड के प्रवासी भाइयों से मिलकर चले जाएंगे, लेकिन मराठी मानुस के बीच आज उनके कार्यक्रम में प्रमुख पाहुना मिलने का अवसर मिला। हृदय से तमाम मराठी मानुस, मौसी काकी, आप लोग भी मौसी काकी बोलते हैं ना? हाँ, तो मौसी काकी लोग को मेरा नमस्कार, जोहार, मेरा प्रणाम। और जितने भी छोटे छोटे हमारे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। आप जो ठान के रखे हैं वो पूरा हो। कहा गया है ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कि जो लोग पसीने से, जो लोग पानी से नहाते हैं वे लोग लिबास बदलते हैं। जो लोग पानी से नहाते हैं वे लोग लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वे लोग इतिहास बदलते हैं। तो आप इतिहास बदलने के अवसर को मत गवाना। मैं ये पंक्ति के साथ समापन करूंगा, जो शायद हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधों में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधों में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कि डुबकिया सिंधुओं में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अरे मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपको हमारी ओर से असंख्य शुभकामनाएं। आज इस विद्यालय परिवार ने जो सम्मान दिया उसके लिए आभार। और साथ ही साथ पुनः अपनी बातों को विराम देने से पहले जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, अगर आयु में हमसे बड़े हैं तो उन्हें मैं प्रणाम करूंगा, और जो आयु में हमसे छोटे हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। पुनः क्रांति की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।